ठीक है, तो आज का हमारा प्लांट हार्मोन है ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, है ना। तो ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो, जैसे नाम से ही क्लियर है, ये आपका क्या है, स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका स्टेरॉइड नेचर का है। और दूसरा, फर्स्ट नाम जो है आपका ब्रेसिनो। ठीक है, तो ब्रेसिनो मतलब आपको पता होगा ब्रेसिकेसी फैमिली। तो इसका जो डिस्कवरी था, जो आइसोलेशन था, वो कहाँ से हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, आइसोलेटेड फ्रॉम द पॉलन रेप प्लांट दैट इज ब्रेसिका नेपस। ठीक है, सरसों जो होता है ब्रेसिकेसी फैमिली का, उसी से ये आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है वो ब्रेसिनोस्टेरॉइड पड़ा, क्योंकि उस ब्रेसिका प्लांट से हुआ था। और उसका नेचर जो स्टेरॉइड है, इसलिए इसको ब्रेसिनोस्टेरॉइड नाम दिया गया। ठीक है, और जनरली ये कहाँ पाया गया था, पॉलन पे। ठीक है, पॉलन रेप प्लांट मतलब जहाँ पर आपका पॉलन ग्रोथ होता है, वहाँ पर ये पाया गया था। ठीक है, और स्टेरॉइडल नेचर का है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, जनरली ये आपका C28 कार्बन का होता है, ये मैंने फॉर्मूला ऐड किया है ना। और दो मोस्ट कॉमन जो ब्रेसिनोस्टेरॉइड है, ये आपको याद रखना है नाम। तो फर्स्ट आपका ब्रेसिनोलिड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मोस्ट कॉमन, इसी की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी ब्रेसिनोलिड की। और दूसरा आपका जो था वो आपका कैस्टास्टेरॉन। ठीक है, कैस्टास्टेरॉन, ये दो नाम आपको याद रखना है। ये दोनों आपके प्लांट हार्मोन है, ठीक है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड कैटेगरी के, है ना। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, ब्रेसिनोलिड एंड कैस्टास्टेरॉन। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, ये ब्रेसिका नेपस से आइसोलेट किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, रैपिड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जो आपका प्लांट में, स्पेशली ब्रेसिका प्लांट में, जो पॉलन ग्रेन का ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है, जर्मिनेशन, उस पर ये हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड। ठीक है, इसका जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है, वो इंड्यूस करता, क्या करता है, रैपिड इलोंगेशन इंटरनो डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जीए। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड से भी डिफरेंट, जिब्रेलिक एसिड जो स्टेम इलोंगेशन करता है, इसके अलावा ये भी जो है वो काम करता है। ठीक है, स्टेम इलोंगेशन का काम ये भी करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ब्रेसिनोलिड, शॉर्ट में BL जो बोलते हैं, वो आपका फर्स्ट स्टेरॉइडल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये आपको याद रखना है। बाई चांस कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट स्टेरॉइडल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रेसिनोलिड होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्टेरॉइडल नेचर का। और सेकंड भी लिखा हुआ है, सेकंड प्लांट स्टेरॉइड कौन सा है, ये कैस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ब्रेसिनोलिड एंड कैस्टोस्टेरोन, ये सेकंड प्लांट स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, ये किससे आइसोलेट किया गया था, कैस्टोस्टेरोन, इंसेक्ट गॉल्स ऑफ कैस्यूनट। ठीक है, चेस्टनट, चेस्टनट बोलते हैं कैस्टिना। ठीक है, तो उसमें जो एक इंसेक्ट गॉल हुआ था, वहां से ही आइसोलेट किया गया था कैस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सभी दो देखो, ये इसका बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे ब्रेसिनोस्टेरॉइड मिले हैं, तो सबको मिला के क्या बोला जाता है, कॉमनली ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी जो है ब्रेसिनोलिड और कैस्टोस्टेरोन सबसे कॉमन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके स्टेरॉइड हार्मोन है, सबको मिला के क्या बोला जाता है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड कहा जाता है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ये आपको याद रखना है, क्या फंक्शन है, ठीक है, कहाँ से मिला, और ये दो नाम आपको याद रखना है, ब्रेसिनोलिड एंड कैस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ कुछ ये है, जैसे आपका एक जनरल बातें हैं, ये जनरली आपका एल्गी में भी पाया जाता है, फर्न में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, ये चारों में जनरली आपका पाया गया है। ठीक है, बट नॉट डिटेक्टेड इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अभी तक ये नहीं पाया गया है, ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ जैसे हमने देखा है, जिबरलिन जो है वो पाया जाता है, और भी कुछ कुछ हार्मोन पाया जाता है, बट ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, और देखो, मोर देन 40 से ज़्यादा ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो हैं अभी तक आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, और उसका स्ट्रक्चर भी स्टडी किया जा चुका है। ठीक है, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्या रहते हैं, C27 मतलब 27 कार्बन वाले हैं। ठीक है, कुछ आपका 28 कार्बन है, और कुछ आपका 29 कार्बन वाले हैं।
ठीक है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जो रिंग होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बुक में दिखा दूंगा, मिल जाएगा आपको। ए रिंग बी रिंग करके उसका साइड चेन भी होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जब ये ब्रेसिनोलिड जो है, ठीक है, वो आपका C28 कार्बन का, ये मैं आपको ऊपर फॉर्मूला में भी दिखाया था। तो इसमें जो कार्बन होते हैं वो 28 कार्बन होते हैं, ठीक है। और हैज़ द हाईएस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द Br। जितने भी ब्रेसिनोस्टेरॉइड आइसोलेट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें ब्रेसिनोलिड, ठीक है, उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। समझ आ रहा है? तो अगर कोई और ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कौन से इस ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो आपका आंसर जो होगा ब्रेसिनोलिड ही होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा खास बात देखो, बायोसिंथेसिस ऑफ ब्रेसिनोलिड फ्रॉम द कैम्पेस्ट्रॉल, ठीक है। ये एक आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मतलब प्रिकर्सर आप बोल सकते हो ब्रेसिनोलिड का या ब्रेसिनोस्टेरॉइड का। जो आपका प्रिकर्सर जनरली स्टेरॉल है, स्टेरॉल में भी कौन सा होगा, कैम्पेस्ट्रॉल। ये नाम आपको याद रखना, अभी बायोसिंथेसिस में आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कैम्पेस्ट्रॉल से ही बायोसिंथेसिस इसका होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। तो कैम्पेस्ट्रॉल क्या होता है? कैम्पेस्ट्रॉल भी एक मॉलिक्यूल है स्टेरॉल का, जिससे आपका ब्रेसिनोलिड जो हमारा हार्मोन है ना, वो बनता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट्स है, तो वो आपको याद रखना है। अभी बहुत सारे आपके इसका जो है ना, ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो है वो उसका अभी बायोसिंथेसिस पाथवे जो है स्टिल अननोन है, ठीक है। बट बुक में जितना दिया उतना हम पढ़ेंगे। अलग अलग प्लांट में जो है वो अलग अलग मैकेनिज्म में चलता है, ठीक है। बट जो स्टैंडर्ड जो स्टडी किया गया है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के हिसाब से हम देखेंगे जो कैम्पेस्ट्रॉल ये है ना, कैम्पेस्ट्रॉल, इससे ब्रेसिनोस्टेरॉइड बनता है। तो वो कैसे बनता है उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो कुछ कुछ यहाँ पर ओवरव्यू मैंने ऐड किया है। जैसे इसका जो बायोसिंथेसिस है ब्रेसिनोस्टेरॉइड का, वो आपका ट्राई टर्पेनॉइड पाथवे के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ट्राई टर्पेनॉइड पाथवे। अभी हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे पाथवे पढ़ेंगे, उसमें हम टर्पेनॉइड का पाथवे पढ़ेंगे, सिकेमेट एसिड पाथवे पढ़ेंगे। उससे आपको धीरे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि इसका ट्राई टर्पेनॉइड पाथवे से होता है, ठीक है। मेलानिक एसिड जो है वो इसका प्रिकर्सर से सर्व करता है, ठीक है। और ये जो मेलानिक एसिड है वही आगे जाके आपका क्या होता है, कंडेंस्ड होता है और ट्रांसफॉर्म होता है टू ऑक्सीडो स्क्वेलिन में, ठीक है। इसी का मॉडिफिकेशन होगा और क्या बनाएगा, बहुत सारे अलग अलग प्लांट स्टेरॉल बनाएंगे, ठीक है। इसमें ये सीटोस्टेरॉल एंड कंपेस्ट्रॉल बनाएगा। तो ये हमको फोकस करना है, समझ आ रहा है? देखो प्लांट में जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनता है तो अलग अलग पाथवे से बनता है, ठीक है। तो जो स्टेरॉइड वाला पाथवे है ना, वो ये वाला पाथवे ट्राइटरपेनॉइड, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, जो मेलोनिक एसिड है उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसी का मॉडिफिकेशन होके कंडेंसेशन होने के बाद ये क्या बनाता है, ऑक्सीडोस स्क्वेलिन बनाता है। उसमें फिर से मॉडिफिकेशन होगा और वो क्या बनाएगा, स्टेरॉल बनाएगा, ठीक है। अब स्टेरॉल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो हमको मेन अभी जो पढ़ना है वो आपका कौन सा दो स्टेरॉल होगा, सीटोस्टेरॉल एंड कंपेस्ट्रॉल, ठीक है। इसमें भी जो ब्रेसिनोस्टेरॉइड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, कंपेस्ट्रॉल बनाएगा। समझ आ रहा है? तो इस लाइन में अभी इतना ही बताया गया है कि ट्राइटरपेनेट पाथवे से मेलेविनिक एसिड प्रिकर्सर से कैम्पेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। और ये जो कैम्पेस्ट्रॉल है यही आगे जाके आपका क्या बनाएगा, ब्रेसिनोलिड बनाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है, ये कैम्पेस्ट्रॉल जो है आगे जाके यूज होगा, ठीक है। और ये कहाँ से बना है, ट्राई टर्मिनेट पाथवे से बना है। समझ आ रहा है? अब इसमें आपको देखो अलग अलग एंजाइम और जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है सेल में, उसके हिसाब से जो है पाथवे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन आपको ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो बनाना है उसमें आपके कुछ ये दो एंजाइम है जो कि प्रेजेंट रहेंगे, तब आपका ये स्टेरॉल बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, कुछ कुछ एंजाइम है ये C22 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये देखो अब इसको एरिबोडोप्सिस में स्टडी किया गया तो इसका नाम जो है वो अलग दे दिया गया, ठीक है। क्योंकि जो भी स्टडी हो रहा है ना पूरा म्यूटेशन करने के बाद स्टडी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन जो है बहुत थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी नाम है। तो आपको इतना याद रखना है, C28 हाइड्रोक्सिलेज एक ये एंजाइम है। C22 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन 22 पे
हाइड्रोक्सिलेज होगा, ठीक है। एक आपका है C3 हाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेस एंड ड्वार्फ। ये जो कोड है ये एंजाइम का कोड है, ठीक है, तो इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो बुक में ऐसे ही लिखा है इसलिए यहाँ पर मैंने भी ऐसे ऐड किया है, ठीक है। आपको बस ये दो याद रखना है, C22 और C3 हाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, ये जो Br है ना, जनरली कहाँ सिंथेसाइज होता है और ट्रांसपोर्ट होता है जनरली, ठीक है। जहां पर भी जिस सेल में भी सिंथेसाइज हो रहा है, ये मल्टीपल सेल में सिंथेसाइज हो सकता है। देखो अभी हमने पढ़ा पॉलन में भी हो रहा है, ठीक है, अभी इसका हम फंक्शन देखेंगे तो लीव्स में, स्टेम में, वहां भी आपका ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। लेकिन जहां भी ये सिंथेसाइज हो रहा है उसके आसपास के सेल में ही ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। जहां पर ये बन रहा है उसके आसपास के सेल में ही इसका जो है प्रभाव रहेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल नहीं कर सकता, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, ये लाइन को, जिस सेल में सिंथेसाइज हो रहा है उसके आसपास के सेल में ही वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं पाथवे डाला हूँ, ये बुक में आपका स्ट्रक्चर डाल के दिया हुआ है, तो मैंने बस नाम को ऐड किया है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। मुझे नहीं लगता इससे इतना डीप में पूछेगा, क्योंकि इसका अभी तक ऐसा कोई पाथवे से ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, कैम्पेस्ट्रॉल, कैम्पेस्ट्रॉल कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ट्राइटर्मिनेट पाथवे में मेलेनोनिक एसिड से बनता है कैम्पेस्ट्रॉल, ठीक है। ये जो कैम्पेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट होगा, कैथास्ट्रॉन में, ठीक है, कैथास्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। कैथास्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, टी स्टेरॉन में, टी स्टेरॉन में ये कन्वर्ट होगा। उसके बाद एक ये इंटरमीडिएट है 3 डाईहाइड्रोस्टेरॉन, टी स्टेरॉन, ठीक है, ये इंटरमीडिएट्स को भी आप हटा सकते हो, बट मैंने इसको ऐड कर दिया है। टीस्टेरोन क्या बनाएगा आपका, 3 डिहाइड्रो टीस्टेरोन बनाएगा। उसके बाद इसको आपको याद रखना है, थाइपास्टेरॉल बनेगा, ठीक है, थाइपास्टेरॉल। फिर ये आपको मेन याद रखना है, कैस्टास्टेरॉन, ठीक है, लास्ट में कैस्टास्टेरॉन बनेगा। और ये जो कैस्टास्टेरॉन है क्या बनाएगा, ब्रेसिनोलिड बनाएगा। समझ आ रहा है। तो ये पाथवे आपको याद रखना है। इसमें आपको ये वाला जो है इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि ये जस्ट इसका डेरिवेटिव है। आप सीधा ऐसा याद कर सकते हो, कैम्पेस्ट्रॉल जो है वो कैथास्टेरॉन बनाएगा, कैथास्टेरॉन से टेस्टेरॉन बनेगा, टेस्टेरॉन से थाइपास्टेरॉल बनेगा, थाइपा से कैस्टास्टेरॉन, और कैस्टा से आपका बनेगा ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ब्रेसिनोलिड, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इजी है। इतना ही यार नाम याद रखना, बुक में और भी लेंदी दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग जो है जगह पे और अलग अलग प्लांट पे जो है बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो आपको ओवरऑल मोटा मोटा याद रखना है, उसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन का भी दिया तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट और ये वाला याद रख लेना। तो फर्स्ट स्टेप यही है, जैसे आपने देखा कंपेस्ट्रॉल से जो है उसका डेरिवेटिव बनता है, 22 हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट बनता है, कौन सा, 22 हाइड्रोक्सी कैम्पेस्ट्रॉल। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर बाय चांस आपसे ये पूछ दिया कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड या ब्रेसिनोलिड का फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा होता है, तो आपको ये याद रखना है, कैम्पेस्ट्रॉल से क्या बनता है, 22 हाइड्रोक्सी कैम्पेस्ट्रॉल, ठीक है, ये यहाँ पर बीच में बनेगा कैथास्ट्रॉन से पहले, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद आपका यहाँ पर C23 एक हाइड्रोक्सिलेशन वाला मैकेनिज्म होता है, मतलब कार्बन 23 पे होगा, और C6 पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। बस यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि कार्बन 6 पे ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन 23 पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ठीक है। ताकि आपका कोई मैकेनिज्म भी पूछता है कि कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो ये 3 मैकेनिज्म को ही आपको याद रखना है, ठीक है। और ऊपर जो 2 एंजाइम बताया था उसको आपको याद रखना है। तो इतना ही है आपको बायोसिंथेसिस में। अब देखो कुछ कुछ फंक्शन है, फंक्शन से इसका क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शन में आपको मैं बता देता हूँ, देखो तो ये जनरली आपको इस इंक्रीज स्टेम इलोंगेशन करता है, जैसे जिब्रेलिक एसिड करता है वैसे ये भी करता है, ठीक है। आपको ये याद रखना, पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आपका ब्रेसिनोस्टेरॉइड का जो मेन फंक्शन है ना उसको आपको याद रखना है। तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ या पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसी से उसकी डिस्कवरी पता चला था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अनरोलिंग ऑफ ग्रासेस लीव्स, ये आपको याद रखना है। बेंडिंग ऑफ ग्रास लिप्स एट द शीथ एंड ब्लेड जॉइंट, जहां पर भी ब्लेड है जॉइंट है वहां पर क्या होता है, बेंड हो जाता है,
ठीक है। प्रोटॉन पंप एक्टिवेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना, प्रोटॉन पंप एक्टिवेशन, ये भी ब्रेसिनोस्टेरॉइड का फंक्शन है। रीओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल का रीओरिएंटेशन कराता है, मतलब उसका अरेंजमेंट को ठीक करता है। जाइलोजेनेसिस भी करवाता है, मतलब जाइलो को आपका सिंथेसिस कराएगा, ठीक है। इनहेंस इथाइलिन प्रोडक्शन, ठीक है, इथाइलिन के प्रोडक्शन को थोड़ा सा ये इनहेंस करता है ना। इसके अलावा और भी है, जैसे कॉमन में सीड जर्मिनेशन कराएगा, सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, सेनेसेंस, वस्कुलर डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, रूट डेवलपमेंट भी है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो ये एक जनरल जो है आपका फंक्शन है उसका, मॉर्फोलॉजिकल आपका इफेक्ट है। बट जो ऊपर के जो पांच हैं उसमें आपको मेन मेन याद रखना है, ठीक है। तो फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोथ वाला, प्रोटॉन पंप वाला, इथाइलिन प्रोडक्शन करवाता है, हेल्प करता है उसमें, ठीक है। अब देखो साइड में मैंने यहाँ पर ऐड किया है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बी आर डेफिशिएंट म्यूटेंट्स, मतलब अब यहाँ पर म्यूटेशन वाला केस अप्लाई हो रहा है कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स का म्यूटेंट्स अगर कोई है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, जितने सारे फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, अगर बेसिनोस्टेरॉइड का कोई भी आपका रिसेप्टर, चाहे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या कोई भी चीज़ आपका म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा, जस्ट जो फंक्शन हमने पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। या वो जो फंक्शन जो हो रहा है वो जनरली नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। किसी भी केस में अगर म्यूटेशन आपको पूछता है तो आपका जो उसका पॉजिटिव फंक्शन है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे बी आर डेफिशिएंट म्यूटेंट है, कोई ऐसा म्यूटेंट है, ठीक है, किसी प्लांट में आपने क्या किया, ये वाले जीन को, जो बी आर का जीन है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड का जीन को आपने म्यूटेंट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, देखो शो एक्सट्रीम ड्वार्फिज्म, समझ आ रहा है। देखो आपने पहला क्या पढ़ा था, इसका पहला ही फंक्शन क्या था, इंक्रीज द स्टेम इलोंगेशन, ये आपने पढ़ा है, इसका काम है। लेकिन आपने कि म्यूटेंट्स को जो है इंड्यूस करा दिया तो क्या होगा, स्टेम का इलोंगेशन नहीं होगा, तो जो भी स्टेम बनेगा वो छोटा बनेगा, इसलिए उसका क्या हो जाएगा म्यूटेंट्स में एक्सट्रीम डॉर्फिज्म। ये जिब्रेलिक एसिड का भी फंक्शन है, उसमें भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, म्यूटेशन वाला का कोई प्लांट है तो उसमें एक्सट्रीम डॉर्फिन्स हो जाएगा। एल्टर्ड लीफ मॉर्फोलॉजी, पत्तियों का जो मॉर्फोलॉजी वो चेंज हो जाएगा। एबनॉर्मल वेस्कुलर डेवलपमेंट, ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे वाले यहाँ रेड वाले में मैंने लिखा है वेस्कुलर डिफरेंशिएशन, तो ये वेस्कुलर डिफरेंशिएशन करवाता है, लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा, समझ आ रहा है, वो कंट्रोल्ड नहीं रहेगा, अनकंट्रोल्ड मैनर में जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिले फ्लावरिंग एंड सेनेसेंस, फ्लावरिंग एंड सेनेसेंस को डिले हो जाएगा। और ये खास बात, रिड्यूस्ड मेल फर्टिलिटी, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ब्रेसिनोस्टेरॉइड का डिस्कवरी या अभी हमने देखा आइसोलेशन कहाँ से हुआ था, पॉलन जर्मिनेशन, आपका पॉलन ग्रेन से हुआ था, ठीक है। उसमें पता चला था कि कोई कंपाउंड है जो पॉलन को ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पॉलन ट्यूब ग्रोथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेसिनोस्टेरॉइड का मेन फंक्शन था, यहीं पर से उसकी डिस्कवरी हुई थी। लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया है तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ग्रेन जो है उसका ग्रोथ नहीं होगा, समझ आ रहा है। और पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन का ग्रोथ नहीं होगा, तो क्या होगा प्लांट में, मेल स्टेरिलिटी, फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, समझ आ रहा है। इसका मतलब मेल जो है वो स्टेराइल हो जाएगा, मेल स्टेराइल प्लांट हो जाएगा, समझ आ रहा है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉलन जो है वो किसको डिनोट करता है, वो मेल फर्टिलिटी को डिनोट करता है, और बेसिनोस्टेरॉइड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो बेसिनोस्टेरॉइड अगर जो है आपका म्यूटेशन हो गया है तो पॉलन जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा अच्छे से, और उसकी जो मेल फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको सीधे उसका फंक्शन नहीं पूछेगा तो ऐसा म्यूटेशन वाला केस जो है वो ऐड करके डाल बता सकता है, तो उससे आपको समझना है कि अगर म्यूटेशन ऐड किया है तो क्या क्या जो है उसके कॉन्सिक्वेंस या परिणाम जो है वो हो सकते हैं, समझ आया। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो तो ये इतना ही था बेसिनोस्टेरॉइड में। अब हम आ रहे हैं उसके इसमें क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग में, ठीक है। सिग्नलिंग में कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना है। तो जैसे अभी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हर में क्या होता है, आपका रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर होने के बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है, और जनरली जो है फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा थ्योरी ऐड किया हूँ क्योंकि उसमें कुछ कुछ आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका डायग्राम में जाएंगे, ठीक है। तो देखो, एक आपका ये है BRI1, है ना, BR मतलब ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ठीक है, उसी में अलग अलग नाम दे दिया है। तो BRI1 फर्स्ट क्या है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो है एक होमोडाइमर रिसेप्टर है, ठीक है, इनिबिटरी प्रोटीन, और ये क्या है आपका इनिबिटरी प्रोटीन है, ठीक है। अब विथ BK1, ठीक है, तो BR1 जो है वो आपका एक रिसेप्टर है, और उसके साथ में आपका क्या है, एक प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, BK1, ठीक है, यहाँ पर नाम भी इसका BRI1 काइनेज इनिबिटर, समझ आ रहा है, काइनेज इनिबिटर, के है मतलब काइनेज इनिबिटर है, ठीक है। काइनेज मतलब वो फॉस्फोराइलेशन कराएगा, और इनिबिटर मतलब वो इनिबिट करेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे BR ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो है बाइंडिंग करेगा, इंड्यूस करेगा डिसोसिएशन ऑफ BK1 फ्रॉम द रिसेप्टर, समझ आ रहा है, ये लाइन आपको याद रखना है कि जैसे BR, अभी डायग्राम से मैं समझाऊंगा, अभी थ्योरी समझ लो, कि जैसे ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो है वो बाइंड करेगा, वो क्या करेगा, जो आपका BK1 जो है उसको वो डिसोशिएट करेगा रिसेप्टर से, ठीक है, और प्रोबेबली इंड्यूस द फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन जो है वो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोबेबली वर्ड भी लिखा है क्योंकि इसका कुछ कुछ मैकेनिज्म जो है ना वो अभी भी जो है अनक्लियर है, और जनरली जो अनक्लियर रहता है ना वो एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। इसलिए इससे पहले हमने जितना भी हार्मोन पढ़ा था सबका जो है वो क्लियर था, इसमें थोड़ा सा अनक्लियर है, इसलिए वो प्रोबेबली करके लिखा हुआ है। फिर भी हम पढ़ाई करेंगे उसका, जैसा भी पूछ दिया तो अच्छी बात है। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ BK1 बाय द BRI1, ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको पहला क्या याद रखना है, BR1 एक आपका एक रिसेप्टर है, BK1 आपका एक इनिबिटर है, ठीक है, काइनेज इनिबिटर है, ये दो चीजें याद रखना है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक है बी, ये आपका BAC1, बी एक, ये क्या है आपका BRI1 एसोसिएटेड काइनेज, ये भी जो है आपका उसी से रिलेटेड काइनेज है, ठीक है। अब दूसरा ये बता रहा हूँ, ये LRR है, इसको याद रखना, ये ना शायद ना उसमें ल्यूसिन जैस्मोनिक एसिड में भी था, बट ये रिसेप्टर हमने उसमें नहीं देख पाए थे, तो इसको याद रखना। LRR के, ये भी आपका क्या है, एक रिसेप्टर है, और ये क्या रहा है, ल्यूसिन है ना, L फॉर ल्यूसिन, तो ये ल्यूसिन रिसेप्टर, इतना याद रखना, ठीक है। अभी आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। तो ये ल्यूसिन रिच रिसेप्टर है, L फॉर ल्यूसिन, R फॉर रिच, और दूसरा R फॉर रिसेप्टर, ठीक है, कॉल्ड द BAC1, इसी को हम क्या बोलते हैं, BAC1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉस्फोराइलेशन जो है वो कराएगा, ठीक है, इसमें इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगला आपको क्या याद रखना है, ठीक है, ये काइनेज में BSK1, ये देखो फॉस्फोर BSK1 क्या है, एक काइनेजेज है, ये फॉस्फोराइलेशन कराएगा, उसी का डेरिवेटिव BSK2 एंड BSK3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर याद रखना है, देखो यहाँ पर एक और है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इंक्लूड BZR1 एंड BES1, ये दोनों को आपको याद रखना, ये दोनों क्या है आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब ये फ्री होंगे तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा, समझ आ रहा है, वही फंडा है, इनिबिटर को आपको हटाना है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फ्री करना है, तब आपका जो है ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो है वो जीन का एम्पलीफिकेशन होगा, ठीक है। तो उसी फैक्टर को आपको, वही मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो डाउन रेगुलेटेड थ्रू द फॉस्फोराइलेशन बाय द काइनेज BN2, समझ आ रहा है। तो ये जो BN2 है, ठीक है, वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को आपका फॉस्फोराइलेशन करके डाउन रेगुलेटेड करता है, मतलब स्टॉप इनिबिट करके रखता है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा और इसको इनिबिट करके रखेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अप रेगुलेटेड कब होगा, मतलब वो ऑन कब होगा, जीन ऑन कब होगा, थ्रो द डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, थ्रो द डीफॉस्फोराइलेशन बाय द फॉस्फेटेज BSU1, ठीक है, BSU1 क्या है आपका, फॉस्फेटेज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं फिर सिंपल कर रहा हूँ स्टोरी को, जो जीन है वो ऑन कब होगा, जब उसका डीफॉस्फोराइलेशन रहेगा, अप रेगुलेटेड मतलब डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑन हो रहा है, और वो डाउन रेगुलेटेड मतलब ऑफ कब रहेगा, जब उसका आपका फॉस्फोराइलेशन मतलब उसमें फॉस्फोरस ग्रुप जो है वो जोड़ेगा, और फॉस्फोरस कौन जोड़ेगा, BIN2 जोड़ता है, और डीफॉस्फोरेशन मतलब फॉस्फोरस को हटाएगा कौन,
BSU1 ये हटाएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि फॉस्फोराइलेशन इनहिबिट, ये जो फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म हुआ है वो इनहिबिट करता है किसका, एक्टिविटी ऑफ BZR1 एंड BES1, ठीक है। ये क्या है, आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से ये दोनों काम नहीं कर पाते और आपका जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इसलिए इन दोनों को डीफॉस्फोराइलेशन करना पड़ता है, और वो कौन करता है, BSU1 करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, देखो BN2 जो है जब इनहिबिट होगा ना, क्योंकि BN2 ही जो है आपका फॉस्फोराइलेशन करा रहा था, तो ये जब इनहिबिट होगा तब आपका BSU1 स्टिमुलेट होगा, क्योंकि ये आपका डिफॉस्फोराइलेशन कराएगा। और उसके बाद आपका ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है BZR1 और BES1, ये दोनों जो है वो आपका न्यूक्लियस में जाएंगे, और उसके बाद जो BR रिस्पॉन्सिव जीन है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो रिस्पॉन्सिव जीन है, उसको वो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। समझ आ रहा है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना और कॉपी में थोड़ा सा नोट्स बना लेना कि कौन सा इनहिबिटर है, कौन सा रिसेप्टर है, कौन से दो आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और कौन जो है वो फॉस्फोराइलेशन करवाएगा और कौन डीफॉस्फोराइलेशन कराएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको सेंटेंस में दिया रहेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसको आप लोग एक बार कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब सिंपल मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, देखो डायग्राम दिख रहा है। यस सर। तो देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है उसको बस देखो पहले, माइनस मतलब है ना, अब्सेंट ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड। तो ब्रेसिनोस्टेरॉइड के अब्सेंट में क्या होगा, ये देखो ये जो BK1 है ना, ये दोनों डाइमर बना के जो है वो उसको इनहिबिट करके रखा रहेगा, ठीक है, बैक वन अलग है। तो BIN2 जो है वो एक्टिवेट है, ठीक है, इसमें जनरली अभी फॉस्फोरस का सिंबल नहीं है, बाजू वाले डायग्राम में मिल जाएगा आपको। तो ये फॉस्फोरेशन होके क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको क्या करेगा, वो स्टॉप करेगा। यहाँ पर इनहिबिशन का सिंबल है ना ये वाला, ठीक है। तो पहले वाले केस में जब ब्रेसिनोस्टेरॉइड है तो BIN2 जो है वो एक्टिवेट रहता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फॉस्फोरिलेट करके रखता है, उसमें फॉस्फोरस ग्रुप जोड़ के रखता है और उनको क्या करता है, वो डीएक्टिवेट कर देता है, इसलिए कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि BIN2 इनहिबिट करके रखता है, समझ आ रहा है। अब जैसे ब्रेसिनोस्टेरॉइड आया, ठीक है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड आया तो ये जो BK1 है, ठीक है, BK1 देखो पहले इससे BR1 से जुड़ा था, तो ये BK1 जब हटता है ना, तो ये जो आपका ये डायमर बनाते हैं BRI1 एंड BAC1, ठीक है, ये दोनों डायमर बनाते हैं और BIN2 को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये BIN2 को डीफॉस्फोराइलेटेड कर देते हैं, DP लिखा हूं, BIN2 को डीफॉस्फोरेट कर लेंगे। तो जो आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कौन कौन से, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देखो BZR1 और BES1, ये दोनों फ्री हो जाते हैं, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है BZR1 और आपका जो BES1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद ये आपका जीन के पास जाएंगे, प्रमोटर से बाइंड करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। ट्रांसक्रिप्शन कराने से जो ब्रेसिनोस्टेरॉइड का जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और जो भी चेंजेस है वो होगा। समझ आ रहा है। तो आपको BIN2 को याद रखना है, BIN2 जो है नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करके रखता है और उस ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, लेकिन जैसे ही ब्रेसिनोस्टेरॉइड आता है उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है और उसके बाद क्या होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सॉरी डीफॉस्फोराइलेशन होगा ना, डीफॉस्फोराइलेशन से अप रेगुलेशन होता है। तो जैसे डीफॉस्फोराइलेशन होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाएंगे और वो प्रमोटर से बाइंड करके जो ब्रेसिनोस्टेरॉइड की जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। समझ आया कहानी। अब चाहे तो आप डायग्राम से देख सकते हो, जो बाजू वाला ओरिजिनल डायग्राम है उससे आप क्लियर कर सकते हो। देखो तो ये आपका एक नॉर्मल रिसेप्टर है, ठीक है, बैक वन लगा हुआ है, BK1 I1 BK2 ये लगा हुआ है, ठीक है। ये डाइमर में काम करता है, इतना रखना, होमोडाइमर है, मैंने अभी बताया भी था आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले क्या होता है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड बाइंड टू द रिसेप्टर BRI1, ठीक है, ये रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा हुआ ये रिसेप्टर है, इससे ये बाइंड करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये सिंबल है, ये ब्रेसिनोस्टेरॉइड BR जो बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद क्या होता है, जो बैक वन, ठीक है, बैक वन जो क्या था, पहले रिसेप्टर से बाइंड था,
लेकिन ब्रेसिनोस्टेरॉइड जब बाइंड किया था ना, यहाँ पर क्या होता है, रिसेप्टर में फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, ठीक है। और फॉस्फोराइलेशन हो जाने के बाद ये जो BK1 है वो आपका हट जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये अलग अलग इफेक्ट है फिर। BSK, ये BSK का भी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। अब ये BSK किसको एक्टिवेट कर रहा है, BSU1 को, ठीक है। अब BSU1 क्या था, BSU1 डी फॉस्फोरेट कराता था, मैंने अभी आपको बताया। BSU1 क्या करता था, डी फॉस्फोराइलेट कराता था। तो जैसे यहाँ पर आपका डी फॉस्फोराइलेट हुआ, ये आपका क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, BZR एंड BES1, ये आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो ये एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने के बाद ये न्यूक्लियस में इंपोर्ट हो गए, न्यूक्लियस में चले गए। न्यूक्लियस में जाने के बाद यहाँ पर जो भी प्रमोटर होगा, जो जीन होगा ब्रेसिनोस्टेरॉइड का, उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ठीक है, जीन ट्रांसक्रिप्शन, और एक्सप्रेशन जो है वो होगा। समझ आ रहा है। तो ये पहला पाथवे था। अब जैसे आपका ब्रेसिनोस्टेरॉइड नहीं है तो क्या होगा, ये जो बैक वन है वो आपका मतलब रिसेप्टर आपका फॉस्फोराइलेशन जो होगा ही नहीं, तो बैक वन जो है वो किससे बाइंड करके रखा रहेगा, यहाँ पर सिर्फ BR1 जो रिसेप्टर है उससे बाइंड करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, माइनस अपसेंट वाले में, ठीक है। और बैक वन अलग रहता है। तो देखो नॉर्मल कंडीशन फिर क्या होगा, जिस समय नहीं है, ये जो BN2 है, देखो BN2 जो है ना, वो आपका इसको फॉस्फोराइलेशन जो है वो करवा के रखता है, देखो एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर, इसको वापस जो है वो भेज देता है, रिसाइकल कर देता है। तो देखो यहाँ पर फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, तो ये फॉस्फोरस कौन लगाता है, BN2 लगाता है। तो फॉस्फोराइलेशन का काम जो है BN2 लगाता है, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जब BSU1 जो कि डी फॉस्फोरेट कराता है ना, तो ये जब एक्टिवेट होता है तो वो फॉस्फोरस को रिमूव कर देता है और इसको वापस न्यूक्लियस में भेज के आपका ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, और इस टाइप का साइकिल चलता रहता है। समझ आ रहा है। तो इसमें जो कहानी है वो फॉस्फोराइलेशन एंड डी फॉस्फोराइलेशन का है, ठीक है। समझ आया, किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. इसको एक बार यस पढ़ सर। लेना और थोड़ा सा नोट्स बना लेना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, या दोबारा आप सुनोगे उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो डीएक्टिवेट हो रहा है, और डी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो गया तो वो ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फॉस्फोराइलेशन कौन करवा रहा है, BN2 करवा रहा है, और डी फॉस्फोराइलेशन कौन करा रहा है, BSU1 करा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद रिसेप्टर कौन है वो आपको याद रखना है बस, और इनिबिटर कौन है ये याद रखना है, BK1 इनिबिटर है, BRI1 रिसेप्टर है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ठीक है, क्लियर है। इसका क्वेश्चन अभी मैंने ऐड नहीं किया है, इसका क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा तो आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो उसको क्रॉस चेक कर लेना, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेन इसमें ना आप बायोसिंथेसिस को स्केप कर सकते हो, आप ब्रेसिनोस्टेरॉइड का फंक्शन को और सिग्नलिंग को जो है उसको फोकस करना। और बायोसिंथेसिस मैंने जितना आपको बताया उतना आप पढ़ोगे तो उससे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कल से या जब भी एक दो दिन के बाद अपन वो चालू करते हैं, कल से कर लेंगे, देखते हैं। इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूं, मैं सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स उसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उससे हमेशा दो तीन क्वेश्चन आते ही हैं, Yes, sir. ठीक है। यह एक आपका वो फाइटोक्रोम वाला टॉपिक भी बचा है, उसको भी देखता हूँ, वो भी 2 क्लास का है। फाइटोक्रोम को भी पढ़ा दूंगा, या फिर आपका सेकेंड, दोनों में से कोई एक चालू करूंगा, ठीक है। फाइटोक्रोम या सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी Yes, कल sir. कर लेंगे ना। ठीक है, और कुछ पूछना है, क्लास ऑफ करूँ। ठीक है, फिर क्लास ऑफ यस कर रहा सर। हूँ, है ना।
ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है।